नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और आपसे मुखातिब हूं अपने खास कार्यक्रम चुनाव विशेष मंथन के साथ इस वक्त बिहार की राजधानी पटना से। कहते हैं कि भारत की राजनीति में जब भी कुछ नया होता है, कोई नया प्रयोग, विध्वंस, निर्माण, सब कुछ कहीं न कहीं बिहार से जुड़ा होता है। और इस बार क्या कुछ ऐसा होने जा रहा है, यह टटोलने के लिए इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ हैं बड़े खास मेहमान CPI-ML के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य। जोरदार तालियों से स्वागत करिए दीपांकर का। और सर, मैं चुनाव विशेष से जुड़े हुए सवालों की तरफ जाऊं उसके पहले ये एक कौतूहल है, जिज्ञासा, और मेरे साथ बहुत दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि बिहार में दलित, उपेक्षित, बैकवर्ड, मार्जिनलाइज्ड, इन सबको आवाज देने का जो काम है, आम लोग यही जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी आरजेडी ने किया है। तो ऐसे में जबकि वामपंथ देश में ज्यादातर जगहों पर कमजोर होने लगा है, आप अपनी जगह कैसे बना पा रहे हैं यहाँ पर? देखिए, हर इतिहास का एक पहले का भी इतिहास होता है। तो लालू जी जो बिहार में आ पाए थे, उसके पीछे पहले से सामाजिक न्याय के लिए बड़ी लड़ाई थी। और हमारी पार्टी पिछले 50 साल से, 55 साल से ये लड़ाई बिहार में लड़ रही है। इसलिए एक तो हम लोग लालू जी के पहले से थे। 1989 में हमारे रामेश्वर जी आरा से चुनाव जीत के गए थे, जब लालू जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे। और लालू जी जब से आए उसके बाद भी हम लोगों ने बुनियादी मुद्दों पर हमारी लड़ाई जारी रही। तो यही वजह है, लगातार हम लोग लड़ते रहे हैं। अब बिहार में है कि जो भी लड़ेगा, बिहार में उनके लिए जगह कभी कम नहीं होगी, क्योंकि बिहार को बिना लड़े बिहार रह ही नहीं सकता। मतलब ये कि ये जो सामाजिक न्याय की लड़ाई जो क्लीशे बार बार यूज किया जाता है, दरअसल ये ऐसा नहीं है कि लालू जी के तक महदूद है, इसके पहले से आप लोग लड़ते आ रहे हैं, आप ये कहना? बिल्कुल बिल्कुल। सामाजिक न्याय का मतलब सामाजिक बराबरी, सामाजिक परिवर्तन भी। तो समाज अगर अन्याय पर आधारित होगा तो अन्याय वाले समाज में आपको कितना न्याय मिल सकता है? तो सच में अगर न्याय चाहिए तो समाज को बदलना भी होगा। तो इसलिए हम लोग तो उस बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज को बदलने वाली लड़ाई। समाज में सामाजिक न्याय तो एक तरह से एक टूल है जो थोड़ी बहुत समाज में मोबिलिटी बढ़े। तो मोबिलिटी से शुरू करके हमारा मंजिल है इक्वालिटी, बराबरी वाला समाज, समतामूलक समाज। तो बराबरी की लड़ाई, और जाहिर है उसके लिए इलेक्टोरल सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चुनावी जीत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पर हम बात कर रहे हैं बिहार में, और जब से इंडिया गठबंधन बना, जिसका एक रूप महागठबंधन के तौर पर बिहार में जाना जाता है, अगर कोई राज्य जिसने खराब प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की दृष्टि से, इंडिया गठबंधन की दृष्टि से किया, तो वो बिहार। दूसरे राज्य भी आ सकते हैं, उसमें आप कर्नाटक को गिन सकते हैं, दूसरे राज्यों को गिन सकते हैं। हाँ भी ना भी, लेकिन ज्यादातर सीटें एनडीए को गई नहीं। और ऐसे में आप कोशिश में अब ये हैं कि लोकसभा चुनाव में भले ही एनडीए जीत गई हो, लेकिन विधानसभा में हरा देंगे। कैसे? नहीं, इसमें दोनों बातें हैं। पहली बात, लोकसभा की अगर बात करेंगे तो आपको 2019 से तुलना करनी होगी। तो 2019 में बिहार 39-1 था, ठीक है, पूरा स्वीप था एनडीए का। और 2024 में 30-10, पप्पू जी को भी जोड़ लीजिए, अभी अभी गए हैं यहाँ से, तो उनको भी जोड़ लीजिए, तो 30 एनडीए के पास, 10 हम लोगों के पास। मैं मानता हूँ ये कम है, लेकिन 39-1 की तुलना में ये काफ़ी कुछ है। और 2020 विधानसभा की बात करेंगे तो 20 से कंपेयर करेंगे तो 20 में करीब करीब तो हम लोग की सरकार बन ही गई थी। चंद सीटों के चलते, कुछ वोटों के चलते हम लोग रह गए थे। तो हमें लगता है 20 में ही तो बिहार ने तय कर दिया था कि बिहार को किस दिशा में बढ़ना है। बस उस काम को इस बार पूरा करना है 24-25 में। अब जब काम को पूरा करना है तो जाहिर है कि ज्यादा सीटें लड़नी है। और बिहार में हम सब जानते हैं कि एक वर्ड आजकल बड़ा फेमस है और वो है स्ट्राइक रेट। वैसे तो ये क्रिकेट में होता है कि स्ट्राइक रेट बैट्समैन का क्या होता है, लेकिन कहा यह जाता है कि भाई स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक सीटों का बंटवारा महागठबंधन में हुआ नहीं है और कहा यह जाता है कि आपकी पार्टी CPI-ML का स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया हुआ था। तो अब ये बताते जाइए कि अगर स्ट्राइक रेट बढ़िया था आपका, तो क्या ज्यादातर सीटों पर लड़ेंगे? क्या ज्यादा सीटें आपने मांग की हैं? नहीं, देखिए, स्ट्राइक रेट तो बेसिकली T20 की भाषा है। उसमें भी T20, ठीक है ना? सही है। तो इसीलिए टेस्ट मैच में क्रिकेट चुनाव जो है वो टेस्ट मैच से कंपेयर करिए, तो उसमें सेशन दर सेशन खेला जाता है। हर सेशन को आपको जीतना है, आपको फील्डिंग भी बढ़िया करना है, कैच भी नहीं छोड़ना है। तो इसलिए स्ट्राइक का रोटेशन भी करना है ठीक से।
तो अकेले स्ट्राइक रेट से तो नहीं होता है। और इसलिए हमने कहा कि पिछली बार हम लोगों का स्ट्राइक रेट अच्छा था, दक्षिण बिहार में प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन उत्तर बिहार में प्रदर्शन अच्छा नहीं था, तो टीम वर्क उतना अच्छा नहीं था। इसलिए स्ट्राइक रेट से मेरे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है टीम वर्क, टीम का बेहतर प्रदर्शन, जिससे आप पूरे टेस्ट मैच को जीत सके और एक निर्णायक बहुमत हम लोगों को मिल सके। हम इस कोशिश में लगे हैं। अब आपको मिली थी 19 सीटें, आप जीत गए 12 सीटें। इस बार आपको क्या लगता है कितनी सीटें आपने मांगी? हमने जो कहा है कि पिछली बार से 12 जिलों से लड़े थे हम लोग, तो हमारे ज़्यादा जिलों से भी हम लड़ना चाहते हैं, कम से कम 20-25 जिलों से लड़ना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि कुछ ज़्यादा सीटों से भी लड़ना चाहते हैं। तो हमने एक 40 सीट का एक हमारी प्रेफरेंशियल लिस्ट है, वो हमने लिस्ट दिया है कि 40 पर हमारी तैयारी चल रही है, 40 पर तैयारी है, बाकी बात करेंगे, जो तय होगा देखेंगे। तो 243 में 40 सीटें CPI ML, हमने कहा कि ML पर आप भरोसा कर सकते हैं कि 43 सीट हम लोग संभाल लेंगे, बाकी सीटें बाकी लोग संभालें। तो मतलब ये कि आप आज की तारीख में अपने आप को कांग्रेस से ज्यादा मजबूत पार्टी मानते हैं इस जमीन पर, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज की जो बात आप कर रहे हैं कि आपको 19 से 40 पार्टी से कोई कुछ कंपेयर नहीं कर रहे हैं। हम इतना कह रहे हैं कि आप, पिछली बार हमने कहा था कि 30 सीट पर माले को भरोसा कर सकते हैं, तो पिछली बार 19 सीट पे बात बनी थी। इस बार हमने कहा कि 40-45 सीटों पर हम माले पर भरोसा कर सकते हैं, और हमें अगर सीट मिले तो हमें उम्मीद है कि जो स्ट्राइक रेट पिछली बार था, इस बार भी हम उससे भी बेहतर स्ट्राइक रेट की कोशिश करें। अब इसमें मेरे पास 2 सवाल हैं। पहले तो ये हो जाते हैं कि देखिए, आपने 40-42 सीटों की बात की है, 243 सीट हैं यहाँ पे। मुकेश साहनी आपके सहयोगी हैं, वो 60 सीट की बात करते हैं। इसके अलावा कांग्रेस वाले 70 सीट पर लड़ चुके हैं, कहते हैं इतना तो चाहिए। तो तेजस्वी क्या कहते होंगे, अगर इतनी ख्वाहिशें हैं तो हर ख्वाहिश पे दम निकले? नहीं, कोई बात नहीं है, इसमें बात बन जाएगी मेरे ख्याल से। 243 सीटें हैं, देखिए स्केल और प्रोपोर्शन की बात है, तो ठीक है। इसमें तो हमें लगता नहीं है कि इसमें नई पार्टी तो बेसिकली VIP है, हाँ, और अंडर रिप्रेजेंटेशन हुआ था तो माले का हुआ था सबसे ज्यादा। ये हमारा नहीं मानना है, पूरे बिहार का परसेप्शन है। तो हमें लगता है कि थोड़ा उसको रैशनलाइज करना होगा, और रैशनलाइज करने के लिए RJD के पास भी सीटें हैं, कांग्रेस के पास भी सीटें हैं, तो मेरे ख्याल से हो जाएगा। मुझे SIR पे जाना है सर, लेकिन उसके पहले एक सवाल है मेरे पास, और वो है कि ये बहुधा कहा जाता है, और पिछली बार कांग्रेस के लिए तो कहा गया था कि अगर वो अपना प्रदर्शन बेहतर करते तो शायद आज बिहार में कोई और सरकार होती। इसके अलावा ये भी लोकसभा चुनाव के दौरान कहा गया कि जितने भी डायरेक्ट कंटेस्ट होते हैं कांग्रेस के, जितने भी राज्यों में होते हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ही बेहतर कर जाती है। समवॉट एक परसेप्शन है क्या कि एक वीक लिंक की तरह कांग्रेस हो गई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बीजेपी के बारे में एक पूरा मिथ क्रिएट कर दिया गया। डायरेक्ट कंटेस्ट में क्या है, अभी झारखंड में क्या डायरेक्ट कंटेस्ट नहीं था? कैसा प्रदर्शन रहा? क्या डायरेक्ट कंटेस्ट आपके पूरे पिछले दिनों दिल्ली में डायरेक्ट कंटेस्ट नहीं होता था जब आम आदमी पार्टी जीतती थी? तो समय समय की बात है, अलग अलग स्टेट्स की बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बीजेपी कोई कांग्रेस के मुकाबले बढ़िया कर ले जाती है। इस बार के उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? तो मुझे लगता है कि जो आपने कहा कि कांग्रेस अगर बेहतर प्रदर्शन कर पाती, आप उसी के साथ एक तरीके से उसी को पलट के अगर आप देखें तो लोग बिहार में कहते हैं कि माले को अगर ज्यादा सीटें मिली रहती तो शायद ओवरऑल जो रिजल्ट है वो कुछ अलग आता। तो प्रकारांतर से तो आप मेरी ही बात कह रहे हैं। नहीं, यही कह रहे हैं कि जो अब कांग्रेस के पास भी दोनों तरह का अनुभव है। 2015 देखिए तो 40 सीट लड़ करके 27 सीट जीतने का, हालांकि वो गठबंधन का कंपोजिशन अलग था। तो 40 पे 27 और 70 पे 19। तो कांग्रेस को भी तो कोई गोल्डन मीन निकालना होगा, इसके बीच का कोई रास्ता निकालना होगा, कोई कॉम्बिनेशन निकालना होगा जहां आपका प्रदर्शन और बेहतर। मतलब आप सजेस्ट कर रहे हैं कि 70 से नीचे कहीं एक सम्मानजनक स्थिति प्राप्त करें? बिल्कुल, हमें लगता है कांग्रेस के लिए भी सीट जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे गठबंधन के लिए भी सीट जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मुख्य सवाल SIR को लेकर के। अब SIR को लेकर के जब ये आदेश आया और उस वक्त आप लोगों ने जबरदस्त तरीके से इसका विरोध किया, और वो 16 दिनों की यात्रा राहुल गांधी के साथ आपको खड़े पूरे बिहार ने देखा, देश ने देखा। जब नतीजे आए हैं तो ऐसा लगता है जैसा कि डिस्क्राइब करना चाहेगी एनडीए डैम स्क्विब हो गया, एकदम कुछ हुआ ही नहीं। बहुत से लोग जो शिकायत करने के लिए खड़े हुए थे अब शिकायत करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो हुआ क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें लगता है कि बिहार में इतना जबरदस्त लोगों ने हल्ला किया, हम लोगों ने विरोध किया, तब जाकर के आप देख रहे हैं कि
अभी 47 लाख लोगों के नाम काटे हैं। 2 करोड़ का बिल्कुल आशंका सही थी। अगर आधार को ये लोग नहीं मानते तो बिल्कुल 2 करोड़ लोगों के नाम कटते। अगर ये लोग उसी पर आमादा रहते कि पूरे जुलाई महीने में आपको एन्यूमरेशन फॉर्म भी भर के देना है, डॉक्यूमेंट भी देना है, तो बिल्कुल संभव नहीं था। तो मेरे ख्याल से बिहार ने चुनाव आयोग को कम से कम 3 बार पीछे हटने के लिए मजबूर किया। चुनाव आयोग बताना भी नहीं चाहता था कि जो नाम कटे हैं क्यों कटे हैं, किनके नाम कटे। तो हमें लगता है कि अभी जो रिजल्ट फाइनल आई है, ये फाइनल लिस्ट भी बहुत चिंता की बात है और चुनाव आयोग कुछ बता नहीं रहा है। जैसे 65 लाख लोगों के नाम कटे थे जुलाई में, हमने कहा कि उनमें से बहुत सारे लोगों के नाम गलत काट दिए गए, बहुत लोग जिंदा है जिनको आपने मार दिया चुनाव SIR में। तो जिनके नाम गलत तरीके से काटे गए थे, ऐसे कितने लोगों के नाम वापस आ पाए मतदाता सूची में, चुनाव आयोग को बताना चाहिए, वो नहीं है। आप देखेंगे कि इसमें और 3,66,000 लोगों के नाम काट दिए गए। सबसे जो मेरे लिए चौंकाने वाली बात है कि अभी एक रिपोर्ट देख रहे हैं कि 6,000 लोगों के नागरिकता पर चुनाव आयोग को संदेह है और नागरिकता पर संदेह के आधार पर उनका नाम काटा गया। तो 2019 में 10 जुलाई को पार्लियामेंट में सवाल जब पूछा गया था, रविशंकर प्रसाद उस समय लॉ जस्टिस मिनिस्टर थे और उन्होंने उस समय कहा था कि 2016 से लेकर 19 तक 4 साल में पूरे देश में चुनाव आयोग को सिर्फ 3 ऐसे केस मिले जहां कोई संदिग्ध नागरिकता के आधार पर किन्हीं का नाम काटा गया। और वो 3 केस एक तेलंगाना से, एक गुजरात से, एक पश्चिम बंगाल से था। बिहार से एक भी नहीं था। अभी जब 65 लाख लोगों के नाम काटे गए थे, उसमें एक के बारे में भी नहीं बताया गया था कि उनकी नागरिकता संदिग्ध है। और अब अचानक आ गया कि 6,000 लोगों की नागरिकता संदिग्ध है। मामला है क्या? और इसमें महिलाओं के नाम सबसे ज्यादा काटे गए। इलेक्टोरल रोल में भी सेक्स रेशियो देखा जाता है। उसमें आप देखेंगे कि 2025 के जनवरी में जो इलेक्टोरल रोल था, उसमें सेक्स रेशियो था 914 और अभी वो घट के आ गया है 892 पर। तो महिलाओं के नाम इतने ज्यादा क्यों कटे हैं? महिलाएं तो इतना माइग्रेट नहीं करती, क्यों नाम कटे हैं? तो मेरी जो आशंका है कि ये माइक्रो फाइनेंस का जो पूरा तांडव चल रहा है बिहार में, आतंक है, आत्महत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ है, महिलाएं पूरे के पूरे परिवार फरार है, गांव छोड़ करके भागे हुए हैं, कहीं इसका रिफ्लेक्शन तो नहीं है कि वोटर लिस्ट से इतने ज्यादा नाम कट गए? ठीक है, परसेप्शन आपका ये हो सकता है, पर बात यहाँ पर यह है कि अंग्रेजी में जो कहावत है, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। अभी कोई अगर सामने आता नहीं है, राहुल गांधी ने चाय पी, उनके साथ जिन्हें मृतक डिक्लेयर कर दिया गया था, कुछ उस तरह का सीक्वेंस अब सामने आया क्या? ये सवाल एक जायज सवाल है। और ऐसे में जबकि लोग सामने नहीं आ रहे हैं, आप मानते हैं कि ये जो अभी इस वक्त 47 लाख का डिडक्शन हुआ है, नहीं, लोग तो सामने आ रहा है, चुनाव आयोग सामने नहीं आ रहा है। लोग बिल्कुल सामने आ रहे हैं, सारे सवाल चुनाव आयोग के सामने खड़े हैं। चुनाव आयोग को सामने आकर के बताना चाहिए कि भाई मामला है क्या। और मैं उम्मीद करता हूं कि 7 तारीख जब फाइनल हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें तो बड़ा सवाल ये भी है कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है उस पर तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा भी नहीं। हमारा तो ये मानना है कि पूरा का पूरा जो SIR है, ये एक्सरसाइज अपने आप ये हमारे देश की इलेक्टोरल सिस्टम के खिलाफ, संविधान में जो इलेक्टोरल सिस्टम जिस तरीके से सोचा गया है उसके खिलाफ है ये। तो इस पर हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फाइनल कोई वर्डिक्ट आए। पर आप मानते हैं कि जो आधार को जोड़ा गया एक 12वें डॉक्यूमेंट के तौर पर, उसने बिहार में एक गेम चेंजर का काम किया? उससे तो निश्चित तौर पर, नहीं तो बहुत लोगों के नाम कटते। और अभी भी आधार के बावजूद अगर 3,66,000 लोगों के नाम कटे हैं और नए, तो ये तो मेरे लिए चौंकाने वाली बात है कि किस आधार पर कटे हैं। या जितने प्रवासी मजदूरों के नाम काट दिए गए, ये तो एक गलत व्याख्या के आधार पर नाम काटे गए। क्योंकि प्रवासी मजदूर को काटा गया कि भाई वो ऑर्डिनरीली बिहार में नहीं रहते। तो ऑर्डिनरीली रहते हैं कि नहीं रहते, इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि ऑर्डिनरीली का मतलब है कि आप स्थायी तौर पर कहाँ रहते हैं, आपका घर कहाँ है। तो उनके घर तो बिहार में है। तो जिनके घर बिहार में है उनका नाम बिहार से अगर काट दिया जाए तो मेरे ख्याल से ये बिहार के प्रवासी मजदूरों के साथ बड़ा अन्याय है। और बिहार के बड़ा हिस्सा तो माइग्रेट करते हैं, माइग्रेशन पर हमेशा लोग उससे जुड़े रहते हैं। हाँ, पर आप लोगों के लिए ये एक चुनावी मुद्दा बहुत ही प्रबल था जब आप लोगों ने यात्रा की शुरुआत करी थी। अब मैं देख रहा हूं कि आपके ही तरफ के लोग जो हैं इसे उतना शायद बड़ा मुद्दा नहीं मानते हैं। तेजस्वी यादव ने तो इसके तुरंत बाद एक अपनी बिहार अधिकार यात्रा शुरू कर दी, वोटर अधिकार यात्रा के बाद। और ऐसा लगता है कि अब जबकि इलेक्शन एकदम नजदीक है
तो ये मुद्दा के तौर पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीछे चला गया? नहीं, एक मुद्दा ये जरूर है। देखिए, हमने नाम भी दिया था वोटर अधिकार यात्रा, तो और उसमें जिनके नाम काटे गए सिर्फ उनका ही नहीं है, जिनका नाम बचा, हम लोग लड़े तब तो नाम बचा। तो हमें लगता है कि वोटिंग राइट का सवाल ये बहुत फंडामेंटल सवाल है एक वोटर के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, एक डेमोक्रेसी के लिए। इसलिए मुद्दा तो मेजर है और इसके साथ ही बाकी मुद्दे जुड़े हुए हैं, दोनों के बीच में कोई चाइनीज वॉल नहीं है। ये चुनाव बिहार का है तो बिहार के जितने जरूरी मुद्दे हैं वो सभी मुद्दे चुनाव में हम लोग उस पर बात करेंगे। थोड़ी देर पहले यहाँ पर प्रशांत किशोर थे इसी मंच पर, और उन्होंने जिस तरह से सवाल रेज किए, खासतौर पर जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं लोग उनके खिलाफ, आपको लगता है कि वो एक तथ्यात्मक बातें हो रही हैं या फिर आपको लगता है कि एक परसेप्शन मैनेजमेंट हो रहा है? नहीं, वो जो बोल रहे हैं तो उसका जवाब तो पहली बात तो मैं लगता है कि बीजेपी को, जदयू को, उन मंत्रियों को देना चाहिए। एक समय था नीतीश जी कहते थे कि 3 C से हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, और इल्जाम लगा तेजस्वी यादव पर, उन्होंने गठबंधन बदल दिया। आज उनके अगल बगल में जितने लोग हैं सबके ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं और नीतीश जी खामोश हैं। ये तो सवाल बनता है। और मेरे लिए प्रशांत किशोर के बारे में भी कुछ सवाल खड़ा होता है। प्रशांत किशोर जी ने जो अपने बारे में बताया कि 240 करोड़ पिछले 3 साल की उनकी कमाई है, और ये कमाई जो है ये पार्टियों को और कंपनियों को जो सलाह देते हैं उसके एवज में उनको कमाई हुआ है। तो किन कंपनियों को सलाह देते हैं, कैसी सलाह देते हैं, ये तो बताना चाहिए। किन पार्टियों को आप सलाह देते हैं? चुनाव प्रबंधन करना एक बात है, चुनाव प्रबंधन तो आखिरी चुनाव प्रबंधन किए थे बंगाल में 2021 में। पिछले 3 साल में कौन सा चुनाव का प्रबंधन हुआ? तो ये पैसे कहां से आ रहे हैं उनके पास, इसके बारे में उन्होंने मोटा मोटा बता दिया कि हमें कंपनियों से भी मिलता है, पार्टियों से भी मिलता है। कि कौन सी कंपनी, क्यों? क्योंकि हम लोग तो इलेक्टोरल बॉन्ड को पीछे छोड़ के आए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो जिस तरीके से पैसा मिल रहा था पूरे एनोनिमस तरीके से, उस पर तो अब देश ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो मेरे ख्याल से उनको इसके बारे में भी बिल्कुल खुल के बताना चाहिए कि कहां से कैसे पैसे मिलते हैं। पर ये तो चलिए ठीक है, बौद्धिक बातें करने के लिए सही है, पर प्रश्न तो यहाँ ये है कि जो पैसे आए हैं, टैक्सेस उसके दिए गए हैं या नहीं, उसका सोर्स सही है कि नहीं, ये सब देखने के लिए सरकार बैठी हुई है जिसका वो विरोध कर रहे हैं। तो वही तो बस चौंकाने वाली बात है कि अगर यही बात कोई और करते तब तक ईडी सीबीआई कहां पहुंच जाता। अभी इतनी मोटी रकम की बात हो रही है, उसमें तो कहीं कोई ईडी सीबीआई की चर्चा भी नहीं होती है। तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं पता नहीं सरकार के द्वारा वो समर्थित नहीं? इसी हमको लगा कि जो कोई बात कर रहे हैं तो उसमें संपूर्ण खुलासा होना चाहिए। हम तो देखिए कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी वाले हैं, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल होनी चाहिए इसमें। एक बात जो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बिहार में एक जनरल भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा है। लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार संस्थाबद्ध है और चरम पर है इस समय। अब प्रशांत किशोर जो बात कर रहे हैं वो बड़े बड़े नेता मंत्रियों के तरह तरह के भ्रष्टाचार, आर्थिक भ्रष्टाचार सिर्फ नहीं, कुछ अपराध, कुछ किसी का डिग्री, किसी की एज, इसको लेकर के बातें उठा रहे हैं, जिसको आप नैतिक भ्रष्टाचार भी या झूठ भी कह सकते हैं। तो इससे एक बात तो साफ है कि प्रशांत किशोर जहां से शुरू किए थे, पलायन, बिहार में शिक्षा, कुछ लगता है कि एकेडमिक टाइप की बातें कर रहे हैं। अब उनको बात समझ में आ गई कि इस चुनाव में पूरा विमर्श बिहार में एनडीए सरकार, उस सरकार ने किस तरह से बिहार के साथ विश्वासघात किया है, यह है पूरे बिहार का विमर्श। और प्रशांत किशोर भी इसी पर ही अभी बात कर रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि इससे आप बिहार का मूड समझ सकते हैं, बिहार के मुद्दे समझ सकते हैं, बाकी तो जनता को बताना है। तो आप सजेस्ट कर रहे हैं कि वो एलआई भी हो सकते हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि एलआई के लिए तो अभी इस समय प्रशांत किशोर तो जैसे एसआईआर पर कुछ नहीं बताएं, संविधान को लेके कुछ नहीं बात करते हैं। तो हमारा जो इंडिया गठबंधन बना वो डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा के लिए, वो किसी बस चुनाव जीतने के लिए नहीं है। तो हमें लगता है कि उस पर जब साफ करे प्रशांत किशोर तब हम सोचेंगे उस पर। अभी तो उनके लिए शुरुआत है, अभी उनकी पॉलिसी, उनकी पॉलिटिक्स, उनका आइडियोलॉजी कुछ भी क्लियर नहीं है। पहले सिर्फ गांधी जी को लेकर चल रहे थे, इधर कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि गांधी के बगल में अंबेडकर को भी लेकर चल रहे हैं। तो थोड़ा अपना आइडियोलॉजी और साफ करें, जैसे जैसे समय बताएगा साफ होगा, तस्वीर साफ होने दीजिए। मतलब अभी बाकी है कि उसकी बिल्कुल बिल्कुल, पिक्चर तो हमेशा बाकी रहता है, पिक्चर कहां से खत्म होता है। अच्छा, थोड़ी बात आपके सहयोगी नीतीश जी के बारे में कर लेते हैं, क्योंकि
इंडिया गठबंधन सहयोगी थे, बना। सहयोगी हाँ, थे हाँ। और इसी बिहार से इंडिया की शुरुआत हुई और आप थी। हमेशा कहते रहते हैं कि पॉलिटिकल मैक्सिम में ये वर्ड बिहार ने दिया है कि अब इधर उधर नहीं करेंगे। हाँ। तो ये जो आप कहते हैं ये तो एट्रीब्यूट आप नीतीश जी को ही करेंगे ना। अब ये नीतीश जी देखिए सबसे बड़े सर्वाइवर है बिहार इंडिया के पॉलिटिक्स में जी। और अभी क्या हो गया कि वो एक ही बात कह रहे हैं, लग रहा है कि बच्चों की तरह की कोई एक बात उनको बस हो गया है, रट लिए हैं और उसी एक ही बात कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं आजकल। बाकी किसी सवाल पर कुछ नहीं कहते हैं, कहीं भी मीटिंग में जाते हैं बस इतना ही कहते हैं कि आप इधर उधर नहीं पर सवाल मेरा ये है कि इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, हाँ। ये आप लोग हमेशा चाहते हैं। 10,000 रुपए देखिए उन्होंने दे दिया तो आप तो खुश हो। ये कोई रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, उनको देना था 2 लाख। बिहार के गरीबों को 2 लाख एक मुश्त उनको मदद करनी थी, 94.5 लाख परिवार को। इसके एवज उस पर नहीं दिया, इसके एवज में 10,000 अभी महिलाओं के खाते में दे रहा है। जो खाते में पैसे आ रहा है महिलाओं से पूछिए, महिलाएं कह रहे हैं कि 10,000 में दम नहीं, कर्ज माफी से कम नहीं। वो 10,000 तुरंत वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी के रंगदार हैं, वो पहुंच जा रहे हैं, 10,000 ले रहे हैं कि 10,000 हमें दे दीजिए, हमारा कर्ज अब लौटाइए। इसलिए 10,000 तो कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये किसी तरह का कोई रोजगार नहीं है, ये तो वोट खरीदो योजना है। चुनाव से पहले उनको पता है कि लोग बहुत नाराज है, तो नाराजगी को कुछ कम करने के लिए सबको कुछ कुछ दे दो चुनाव से पहले। और मैं समझता हूं ये तो बहुत बड़ा लोकतंत्र में मजाक है। 5 साल कुछ मत करो, तमाम आंदोलनों के साथ कभी बात ना करो, 5 साल लाठी चलाते रहो, 5 साल पूरे लोगों को रोकते रहो, उनका 400 रुपए का पेंशन में 20 साल चला दिए, अब आकर के 1100 रुपए दे रहे हैं। ये तो चुनाव से पहले पैसे के बल पर कुछ वोट लेने की एक मेरे ख्याल से व्यर्थ कोशिश है। और एक ऐसा सवाल है, और चूंकि हम लोग कार्यक्रम के अंत में हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है, आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी अगर बिहार में आते हैं तो आप लोग उनको सहयोगी बनाने से बचते कैसे हैं? क्यों, क्या वजह है? आपको क्या लगता है ओवैसी नहीं हो सकते एक फैक्टर आपके लिए सहयोगी? मेरे ख्याल से पिछले विधानसभा में एक फैक्टर थे, लेकिन अगर आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में कोई बड़े फैक्टर तो थे नहीं। समय समय की बात होती है, तो फैक्टर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, उनको लड़ने का हक है। हम उनको सिर्फ हैदराबाद की पार्टी नहीं समझते हैं, नाम भी उनका ऑल इंडिया है, तो कहीं भी लड़ सकते हैं, कहीं भी लड़ सकते हैं। तो आपको लगता है कि वो आने वाले दिनों में? ये तो जनता के ऊपर है। देखिए लोग किनको वोट देंगे किनको नहीं देंगे, तो ये लोगों के अपने पॉलिटिकल विजडम है, लोगों के अपनी समझ है, और इसीलिए लड़ने दीजिए। कुछ लोग गठबंधन में रह करके लड़ेंगे, कुछ इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर, टाइम इतना ही था। और कहा यही जाता है हमेशा वामपंथ के बारे में कि वामपंथ हमेशा प्रासंगिक है, भले ही पार्टी के तौर पर वो बहुत सी सीटें लाए नहीं लाए, और ऐसे में जहां भी आप लाल झंडा देखते हैं वहां वामपंथ आपको प्रासंगिक दिखता है। देखना है कि बिहार में कितना जीवित है और कितना जीवंत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और दीपांकर आपका भी यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।